नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पथराव की घटनाएं सामने आई। हावड़ा में उपद्रवियों ने पहले रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया। ठीक अगले दिन उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव किया और इस दौरान पत्रकारों पर भी हमला हुआ। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के चुनाव हो या फिर उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम बात बन गई है। ममता बनर्जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, उससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुख का बात है। मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं और ये स्वीकार नहीं होता है कि बंगाल में अभी हिंदू का अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था? रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है, ये भालो छेले का विजुअल है कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था रामनवमी के टाइम में और मुस्लिम लोग ने अटैक किया है और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है। इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? अभी पूरा जगह में आप लोग देखें कि जैसा रमजान चलते हैं ऐसा रामनवमी चलते हैं। 9 दिन सब लोग फास्टिंग में रहते हैं, पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन बड़ा पूजा होता है, उसके बाद जुलूस होता है। तो इसमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सर्कस, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है, हम लोग देखे है। वही जगह में आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को, डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं। अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए हैं। तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टीकरण के लिए उसको आशीर्वाद दे रहे। उधर रोहतास के सासाराम में दो पक्षों के विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई और कई झोपड़ीनुमा दुकान आग के हवाले हो गईं। इसके बाद सासाराम शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। रामनवमी के जुलूस के बाद हुई इस घटना के बाद से दो पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल रोहतास डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे इन्वेस्टर्स डिपॉजिट को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और ब्याज दोनों नहीं मिलता है। अमित शाह एक दिन पहले हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से राज्य के 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केंद्र, 95 जन औषधि केंद्र और राज्य की समस्त 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ पर बोल रहे थे। मित्रों, आज कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था।
कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। नरसिंह मंदिर दर्शन करने के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है और जिसमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवारों और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। 2024 के फाइनल मैच से पहले यूपी में सेमीफाइनल का शंखनाद हो गया है। गुरुवार देर शाम यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। आरक्षण के कारण चुनाव में हुई देरी को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। निकाय चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में डेट्स भी फाइनल हो जाएंगी, डेट्स की भी सूचना आ जाएगी। और जो नई लिस्ट आई है उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, पुरानी तरह से ही है। जैसे पार्षद के चुनाव में आप देखोगे 14 जगह पे परिवर्तन हुआ है, आरक्षण या जो भी अनारक्षण जो दिया गया है। इसी प्रकार महापौर की सीट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे लखनऊ की सीट ही अब महिला हो गई है, सामान्य महिला हो गई है। तो मुझे लगता है पहले भी लिस्ट ठीक थी, अभी भी लिस्ट ठीक थी, पर ये एक दूसरे विपक्ष की साजिश थी। उन्होंने इतने दिनों तक इसको बढ़ाया, आगे बढ़ा दिया, अदरवाइज अब तक इलेक्शंस होके खत्म भी हो चुके होते। तो अब जो भी लिस्ट आई है मुझे लगता है इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए और इसको आगे बढ़ा के अब इस प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहिए। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस सेमीफाइनल को लेकर अपनी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं आरक्षण सूची जारी होने के बाद टिकट के दावेदार भी दोबारा से सक्रिय हो गए हैं और टिकट के लिए पदाधिकारियों के सामने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। निकाय का डंका बजने के बाद चुनाव की रणनीति को लेकर बीएसपी के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें फैसला हुआ कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टीम का गठन किया जाएगा, जो हर वार्ड में और बूथ स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बहरहाल हर पार्टी सेमीफाइनल को फतेह करना चाहती है ताकि फाइनल जीतने का संकेत जनता को दिया जा सके। हालांकि ये सेमीफाइनल कौन जीतेगा और शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा, किसके सर 24 का ताज सजेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर शाहजहांपुर में यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मंत्री का दावा है कि बीजेपी इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। साथ ही कहा कि माफियाओं पर हो रही कार्रवाई किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी 400 सीटों के साथ, ये बात उन्होंने कही।
गड़बड़ी होगी, अनियमितताएं होंगी, तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री ये योगी सरकार में भी हो रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया अभी उनके वक्तव्य में कि ये लड़ाई जारी रहेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और जो भ्रम में हैं और जो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे उन पे भी कार्रवाई। मंत्री जी, आरक्षण लागू हो गया है, नगर निकाय निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है। क्या मेयर पे किस प्रकार से आप आंख लगाए अपनी बैठे हुए हैं, क्योंकि कई वर्षों से सूखा रहा है, भाजपा सरकार क्या कामयाब होगी इन चुनावों में? बिल्कुल होगी, खासकर शाहजहांपुर में। ऐसा है, मैंने पहले ही बताया, आप देखिएगा ऐतिहासिक विजय होगी और पार्टी पूरे समय कार्य करती रहती है। संगठन जनता से जुड़ाव लगाव रखता है और हम सरकार में जो लोग भी हैं, हम लोगों का एक ही कर्तव्य है कि जनता के लिए योजनाएं और लाभ लेके आएँ। और शाहजहांपुर, जहाँ तक आपका सवाल है, यहाँ प्रयास किया गया है कि विकास के जिस तरीके से जनता ने 6 की 6 सीटें विधानसभा की शाहजहांपुर की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी और वोटों की बौछार की थी, उसी तरीके से विकास की योजनाओं की भी बौछार शाहजहांपुर जिले में और जनता के लिए हो रही है और उत्तर प्रदेश भर में हो रही है। और आप देखिएगा इस बार इतिहास रचा जाएगा और यहाँ की मेयर की सीट पर रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी राजधर्म पर बेबाक टिप्पणी करने वाले बाबा रामदेव अब नहीं करेंगे राजधर्म पर कोई बात, क्योंकि गुरुवार को हरिद्वार में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजनीति में आए ओछेपन की बात कहते हुए राजधर्म पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दरअसल ये वही राजधर्म है जिसका पाठ कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाया था। बाबा रामदेव से मीडिया ने राहुल गांधी को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने राजधर्म पर अब बोलना बंद कर दिया है, अब वो केवल योग धर्म सनातन धर्म पर ही बात करेंगे। राजनीति में बहुत ओछापन होता है, इसलिए हमने अब राजधर्म के ऊपर बोलना कम कर दिया है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, उसी से ही दुनिया को सही दिशा मिलेगी। बहुत राजनेताओं में बहुत ओछी सोच आ गई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। दरअसल सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने लेनी चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं है। उधर दिल्ली में कोरोना के हालात पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 295 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 932 एक्टिव केस हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932
और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। और इधर 18 मार्च से पंजाब में भगोड़ा घोषित खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी को पुलिस ने धर दबोचा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जोगा सिंह 18 मार्च से ही अमृतपाल को भगाने में मदद कर रहा था। अब इसको पकड़ लिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस इससे अमृतपाल से जुड़े कई अहम राज उगलवा सकती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बैसाखी से पहले अमृतपाल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर सकता है। झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। पिछले 3 सालों में झारखंड में 60 करोड़ 50 लाख की दवा खरीदी की मनमानी की गई। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से मिलने वाली टैबलेट्स को अलग अलग ज्यादा भाव में खरीदा, ज्यादा रुपए से खरीदा। इसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट आप देखिए। लगता है झारखंड में घोटालों की खदान खुल गई है, तभी तो एक घोटाले का पूरी तरह से उजागर नहीं होता है, तब तक दूसरा घोटाला सरकार की चौखट पे आ खड़ा होता है। अभी तक खनन घोटाले का पूरी तरीके से उजागर भी नहीं हुआ है, लेकिन अब झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों में झारखंड में 60.50 करोड़ की दवा खरीद में मनमानी की गई है। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बाजार में 0.98 पैसे में मिलने वाली एमोक्लिजिन टैबलेट को 2.87 करोड़ रुपए में खरीदी गई, यानी करीब 4 गुना दाम पर यह मुद्दा सदन में उठा तो अधिकारी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। विधायक सरयू गुप्ता के सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया, लेकिन वो भी अपने जवाब से असंतुष्ट दिखे और मामले में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। लेकिन बावजूद इसके जब जवाब नहीं मिला तो सरकार ने इस मामले में एनएचएम में एमडी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच सौंप दी है और कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार को अधिकारियों ने 40 से 50 करोड़ का चूना लगा दिया, तो भला विपक्ष इस पर कहां शांत रहने वाला था। लिहाजा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ट्वीट करते हुए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर सवाल किया। उन्होंने लिखा कि अब ये दवा खरीद घोटाला नहीं है तो क्या है माननीय गुप्ता जी। इसके साथ ही उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया कंपनी की रिपोर्ट को टैग करते हुए आगे लिखा कि रिपोर्ट के अनुसार 1.1 को छोड़कर सरकारी कंपनियों से मनोनय के आधार पर महंगे दरों पर दवाइयां खरीदी गई है। सरकारी कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों से दवा खरीदकर आपूर्ति की, अंततः नुकसान सरकार का ही हुआ। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में साफ कर चुके हैं कि मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी सदन को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ। सवाल ये भी है कि सरकार को भनक क्यों नहीं लगी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सरकार की जानकारी में हुआ है और जांच के नाम पर क्या सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
उधर अलीगढ़ के गवाना थाना इलाके में एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक लड़का अपने हाथों में गोलियों से भरी मैगजीन और अवैध हथियार लेकर झूठी शान के साथ अपने लफंगे बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर अपनी वीडियो बनवा रहा है। अलीगढ़ में जमानत पर छूटे मर्डर के आरोपी ने शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना थाना टप्पल के सालपुर इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही।